हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक और वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन से। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है। तो आपको बताना है कि जो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग है उसकी जो तकनीक है वो किसके समान मानी जाती है। अजंता की भित्ति चित्र के समान, बाघ चित्र के समान, या फिर पहाड़ी चित्र के समान, या फिर जयपुरी फ्रेस्को के समान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयपुरी फ्रेस्को के समान। यानी जो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग है उसकी जो तकनीक है वो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग होता क्या है। तो इस तकनीक में ऐसा होता है कि जो सूखी भित्ति पर क्या किया जाता है, चित्रकारी की जाती है। यहाँ पर इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की अगर बात करें तो ये जो पेंटिंग है ये किस पर की जाती है, सूखी भित्ति पर, यानी सूखी जो भित्ति होती है उस पर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, और इसे को सेकी भी कहा जाता है। यानी जो फ्रेस्को पेंटिंग है इसे फ्रेस्को सेकी भी कहा जाता है। और अगर बात करें भारत की तो भारत में जो फ्रेस्को ब्रूनो चित्रण का उदाहरण है वो क्या माना जाता है, जयपुरी फ्रेस्को तकनीक में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला कि फ्रेस्को पेंटिंग होता क्या है। तो ऐसी पेंटिंग जो सूखी भित्ति पर की जाती है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे फ्रेस्को सेकी भी कहा जाता है। भारत में अगर फ्रेस्को ब्रूनो चित्रण का उदाहरण अगर देखें यानी फ्रेस्को पेंटिंग का, तो इसका जो उदाहरण है भारत में वो जयपुरी फ्रेस्को तकनीक में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाघ गुफाएं स्थित हैं। आपको बताना है कि बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो अगर हम बात करें बाघ की गुफाओं की तो ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें कि किस जिले में स्थित है तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, धार जिला, वहाँ पर ये बाघ गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है बाघ गुफाओं से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी खोज कब हुई थी, यानी बाघ गुफाएं जो थी इनकी खोज सबसे पहले कब की गई थी। तो इनकी खोज जो है वो 1818 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1818 में। किसके द्वारा, तो डेंजरफील्ड जो थे इनके द्वारा, डेंजरफील्ड के द्वारा बाघ की गुफाओं की खोज की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, डेंजरफील्ड के द्वारा बाघ की गुफाओं की खोज की गई थी। अब बात कर लेते हैं कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं होती हैं। ठीक है, तो बाघ यानी बाघ गुफाएं जो हैं इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी, कुल 9 गुफाएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कितनी, कुल 9 गुफाएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और ये सभी गुफाएं क्या हैं, बिहार गुफाएं हैं। ठीक है, कैसी गुफाएं हैं, बिहार गुफाएं हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये कैसी गुफाएं हैं, बिहार गुफाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बाघ गुफाएं स्थित कहाँ पर हैं। तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये धार जिले में स्थित है। किस जिले में, धार जिले में स्थित है। इसकी खोज आपको याद रखनी है, ये कब हुई थी, तो 1818 में हुई थी। और किसके द्वारा, तो डेंजरफील्ड जो है इनके द्वारा बाघ की गुफाओं की खोज की गई थी। अगर हम बात करें कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 9 गुफाएं हैं। और ये सारी कैसी हैं, ये बिहार गुफाएं हैं। ठीक है, कैसी, बिहार गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बाघ की गुफा कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। किसी भी गुफा की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको लोकेशन बहुत अच्छे से सारी गुफाओं की याद रखती हैं। ठीक है, और गुफा से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसलिए आपको गुफाएं बहुत अच्छे से तैयार करनी है। बाघ गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, धार जिले में स्थित है। ठीक है, बाघ गुफाएं जो हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा की सहायक नदी बागमती या बागनी नदी के पास स्थित है। ठीक है, तो ये किस श्रेणी में स्थित है, तो बाघ गुफाएं किसमें, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी के निकट, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसके निकट में ही नर्मदा की जो सहायक नदी है। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी हो गई, बागमती, या फिर हम कह सकते हैं बाघनी नदी। ठीक है, बागमती या फिर बाघनी नदी के पास स्थित है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि किस पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही स्थित है ये, ठीक है। कौन सी नदी है, तो नर्मदा की जो सहायक नदी है बागमती या फिर बागनी नदी के पास स्थित है, ठीक है। चलिए, स्थानीय लोग जो हैं, स्थानीय लोग यानी जो स्थानीय लोग होते हैं वहाँ के, वो बाघ गुफाओं को पंच पांडु या 5 पांडव की गुफाओं के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो स्थानीय लोग जो हैं वो बाघ गुफा को क्या कहते थे, तो पंच पांडु या फिर 5 पांडव की गुफाओं के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए, नेक्स्ट है कि इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज की गई 1818 में, ठीक है। कब की गई थी, 1818 में, और किसके द्वारा, तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड जो थे, इन्होंने बाघ की गुफाओं की खोज की थी, ठीक है। और यहाँ पर जो डेंजरफील्ड है यानी जिन्होंने बाघ गुफा की खोज की थी, उन्होंने बाघ गुफा का जो विवरण और परिचय है वो मुंबई से प्रकाशित एक क्या है, साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका है, इसके द्वितीय अंक में छपवाया था, ठीक है। तो एक पत्रिका है कौन सी, साहित्यिक विनिमय संघ की, ठीक है। साहित्यिक विनिमय संघ की एक पत्रिका है, इसका जो द्वितीय अंक है इसमें क्या छपवाया डेंजरफील्ड ने, तो इन्होंने बाघ गुफा का जो विवरण है या परिचय है इसको छपवाया। और ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये पत्रिका जो है वो मुंबई से प्रकाशित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन बन गए कि इसकी बाघ गुफा का विस्तृत परिचय प्रकाशित किया डॉक्टर इम्पे ने। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर बाघ गुफा के विस्तृत परिचय की बात करें तो इसको किसने प्रकाशित करवाया था, विस्तृत परिचय किसने प्रकाशित करवाया था, डॉक्टर इम्पे ने। किसने, डॉक्टर इम्पे ने, ठीक है। बाघ गुफा के पास बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है, ठीक है। तो बाघ गुफा जो है इसके पास बागेश्वरी देवी जो हैं उनका एक प्राचीन मंदिर स्थित है, ठीक है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 9 गुफाएं हैं, ठीक है। कितनी, 9 गुफाएं हैं, और सभी गुफाएं कैसी हैं, बिहार गुफाएं हैं, ठीक है। कैसी, बिहार गुफाएं हैं, ठीक। बाघ गुफा के भित्ति चित्रण के लिए, यानी बाघ गुफा में कैसा चित्रण हुआ है, भित्ति चित्रण हुआ है, ठीक है। इसमें भित्ति चित्रण के लिए ग्लू रंग या फिर गोंद मिश्रित रंग, ग्लू रंग क्या होता है, ऐसे रंग जिनमें गोंद मिश्रित करके रंग लगाया जाता है, इस तकनीक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो भित्ति चित्रण है वो कैसे किया गया है, ग्लू रंग तकनीक का प्रयोग करके किया गया है। बाघ की चौथी गुफा को, बाघ की जो चौथी गुफा है उसको रंग महल कहा जाता है, यानी बाघ की जो हमें 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं उनमें से जो चौथी गुफा है उसको क्या कहा जाता है, रंग महल कहा जाता है, ठीक है। बाघ की गुफाओं का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है, 4वीं व 5वीं शताब्दी यानी गुप्तकालीन गुफा मानी जाती हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि बाघ गुफा जो है उसका विस्तृत परिचय किसने प्रकाशित करवाया था, तो इसको प्रकाशित करवाया था डॉक्टर इम्पे ने, ठीक है। बाघ गुफा के पास किसका मंदिर है, तो बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो ये याद रखना है कि 9 गुफाएं हैं, ठीक है। और ये सभी गुफाएं कैसी हैं, बिहार गुफाएं हैं, ठीक। गुफा, बाघ गुफा के आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या इसमें क्या हुआ है, तो इसमें भित्ति चित्रण किया गया, और किस तकनीक से, तो ग्लू रंग तकनीक से इसमें भित्ति चित्रण किया गया। और जो बाघ की चौथी गुफा है उसको क्या कहा जाता है, रंग महल कहा जाता है, ठीक है, रंग महल कहा जाता है। और बाघ की गुफाओं का जो समय है वो 4वीं व 5वीं शताब्दी यानी गुप्तकालीन ये गुफा मानी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको इतने पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है, तो आपको बताना है कि रावण का कैलाशोत्तोलन नामक एक मूर्ति शिल्प है वो कहाँ पर स्थित है, तो एलोरा गुफा में, अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, या फिर बादामी गुफा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलोरा गुफा में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो रावण का जो कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है ये कहाँ पर स्थित है, एलोरा गुफा में स्थित है। चलिए, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। गुफा संख्या 16 का जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने करवाया था, यानी जो एलोरा की गुफा संख्या 16 है, ठीक है, कौन सी गुफा संख्या 16, इसका जो निर्माण है वो कब कराया गया, 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में करवाया गया था। और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलोरा गुफा की, तो एलोरा गुफा में अगर हम बात करें गुफा संख्या 16 की, ठीक है, किसकी, गुफा संख्या जो 16 है इसका जो निर्माण है वो कब कराया गया, तो इसका निर्माण कराया गया है 8वीं शताब्दी में, ठीक है। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुफा संख्या 16 का निर्माण कराया गया है, कहाँ पर, एलोरा गुफा में,
और ये किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट जो सम्राट हैं कृष्ण प्रथम, उन्होंने करवाया था। ठीक है, इस मंदिर के उच्चतम शिल्प का जो उदाहरण है, ठीक है, इस मंदिर का जो सबसे उच्चतम शिल्प है उसका उदाहरण माना जाता है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य। ठीक है, तो रावण द्वारा जो कैलाश पर्वत को उठाया गया था उसका जो दृश्य है वह इस मंदिर का उच्चतम शिल्प का उदाहरण माना जाता है। भगवान शिव जो है वो गंभीर पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान है, अपने चरणों में कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं। ठीक है, और रावण की आकृति में शक्ति झलकती है, दृश्य में पूर्ण सजीवता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भगवान शिव जो हैं वो गंभीर मुद्रा में पार्वती सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान है। ठीक है, और अपने चरणों में क्या कैलाश पर्वत को दबा रहे हैं। और रावण की जो आकृति है उसमें शक्ति झलक रही है, यानी जो हमें यहाँ से मूर्ति शिल्प प्राप्त हुआ है उसमें क्या है, रावण की जो आकृति है उसमें शक्ति झलक रही है और दृश्य पूर्ण सजीवता है। ठीक है, सीधी खड़ी चट्टानों को काटकर, यानी जो ये एलोरा की जो गुफा है उनमें सीधी खड़ी जो चट्टानें हैं उनको काटकर एलोरा में लगभग 34 मंदिरों का निर्माण किया गया था। कितने? 34 मंदिरों का निर्माण किया गया था। और उनमें 12 गुफा जो है वो बौद्ध धर्म के मध्य के, मतलब बौद्ध धर्म की है। ठीक है, यानी 12 गुफा किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की है। और मध्य के जो हैं वो 17 हिंदू धर्म के हैं। मतलब 5 गुफा जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मंदिर बताए गए हैं एलोरा में? लगभग 34 मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब ये 34 मंदिर किन किन धर्म से संबंधित हैं? तो कुछ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, कुछ है हिंदू धर्म से संबंधित और कुछ किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। और कितने कितने? तो 12 जो गुफा मंदिर हैं वो किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 5 जो हैं वो किससे? जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये हो गई एलोरा के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? आपको बताना है कि जो पुस्तक है अजंता म्यूरल्स, इसके लेखक कौन है? जॉन ग्रिफिथ, मुकुल चंद्र डे, अजीत घोष या फिर BN गोस्वामी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजीत घोष। ठीक है, तो अजंता म्यूरल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? अजीत घोष। और अजंता म्यूरल्स जो है उसके लेखक कौन है? अजीत घोष हैं। और आपको याद रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है अजंता म्यूरल्स। ठीक है, वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों के विषय को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात हो रही है वाचस्पति गैरोला की। ठीक है, किसकी? वाचस्पति गैरोला की। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? तो इनकी पुस्तक है भारतीय चित्रकला। कौन सी? भारतीय चित्रकला इनकी पुस्तक है। किसकी? वाचस्पति गैरोला की। और इस पुस्तक में इन्होंने अजंता के जो चित्र हैं उनके विषय को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो अजंता के जो चित्र हैं उसके विषय को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। अब देख लेंगे कौन कौन से वो 3 विषय हैं। तो प्रथम श्रेणी में इन्होंने अलंकारिक विषय हैं जो चित्रों के, उनको रखा है। द्वितीय श्रेणी में रूप वैदिक रखे हैं। और तृतीय में अगर बात करें तो तीसरी श्रेणी में रखी है इन्होंने जातक कथाएं। ठीक है, तो अब बात करें अगर प्रथम श्रेणी की तो इसमें कैसे अलंकारिक चित्रों को रखा गया है। ठीक है, अलंकारिक जो चित्र हैं उनके विषय को इसमें रखा गया है जिसमें विविध आलेखन बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनमें आलेखन बनाए गए हैं। ठीक है, विविध आलेखन बनाए गए हैं। द्वितीय श्रेणी में कैसे? रूप वैदिक रखे हैं। ठीक है, रूप वैदिक चित्र रखे हैं। इन्होंने 3 भागों में बांटा है चित्रों को ना। तो उसमें सेकंड जो श्रेणी है उसमें रूप वैदिक रखे हैं और उसमें बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को दिखाया गया है तथा पद्मपाणी और वज्रपाणी इत्यादि को बताया गया है। अब थर्ड अगर बात करें जो तीसरी श्रेणी थी उसमें क्या है? तो तीसरी श्रेणी में बात की गई है जातक कथाओं की। ठीक है, चलिए अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। तो अजंता को यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है अजंता से। ठीक है, कि अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो आपको याद रखना है 1983 में। कब? 1983 में। ठीक है, सन 1954 में यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो कब बात हो रही है? 1954 की। कब? सन 1954 में यूनेस्को जो है इसके द्वारा न्यूयॉर्क से, कहाँ पर? यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह जो पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अजंता गुफा की जो खोज है वो सर्वप्रथम 1819 में, कब? 1819 में जॉन स्मिथ ने किया था।
किसने? जॉन स्मिथ ने किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अजंता गुफा है इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1819 में जॉन स्मिथ ने की थी। ठीक है, अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति है वो 1908 में हुई थी। कब हुई थी? 1908 में हुई थी। तो द्वार मार्ग पर पास में स्थित सूर्य और चंद्र के उपहार शिल्प स्थित हैं। तो आपको बताना है कि द्वार मार्ग पर, किस मार्ग पर? द्वार मार्ग पर पास में स्थित, यानी पास में स्थित सूर्य और इंद्र के जो उपहार शिल्प हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? बादामी गुफा में, भाजा गुफा में, अजंता गुफा में या फिर एलिफेंटा गुफा में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। यानी द्वार मार्ग पर पास में स्थित जो सूर्य और इंद्र की उपहार शिल्प है वो कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा गुफा में स्थित है। एलिफेंटा गुफा की जो त्रिमूर्ति है, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एलिफेंटा गुफा में एक कैसी मूर्ति है? त्रिमूर्ति है। ठीक है, त्रिमूर्ति है। भारतीय मूर्ति कला में भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ, सुंदर व प्रसिद्ध है। यानी एलिफेंटा गुफा की जो त्रिमूर्ति है वो भाव की अभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ, सुंदर और प्रसिद्ध है। ठीक है, अब वो त्रिमूर्ति में है कौन कौन से 3 देवता? तो यहाँ पर बात हो रही है इन 3 देवताओं की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। किसकी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। ये इन तीनों की एक सम्मिलित मूर्ति है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा में, जिसके 3 रूप, कितने? जिनके 3 रूप जैसे सृष्टा, पालनकर्ता और संहार दिखाए गए हैं। यानी जो ये तीनों देवता हैं इनके 3 रूप दिखाए गए हैं। इनको सृष्टा दिखाया गया और क्या? पालनकर्ता दिखाया गया है। ठीक है, और संहार दिखाया गया है। ठीक है, जिनमें केंद्र की जो मुखाकृति है वो कल्याणकारी शिव की है। किसकी? केंद्र की जो मुखाकृति है वो किसकी है? कल्याणकारी शिव की है। यानी केंद्र में कौन है? कल्याणकारी शिव है। ठीक है, तो त्रिमूर्ति किसकी है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो केंद्र की मुखाकृति है किसकी है? कल्याणकारी शिव की है। ठीक है, एलिफेंटा की जो महेश मूर्ति है, एलिफेंटा की महेश मूर्ति एक स्वतंत्र मूर्ति है। इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को है। किसको? आनंद कुमार स्वामी को है। तो एलिफेंटा जो गुफा है यहाँ पर एक महेश मूर्ति है और ये स्वतंत्र मूर्ति है और इसको सर्वप्रथम अगर प्रकाश में लाने की बात करें तो इसको लाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को है। ठीक है, चलिए, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो समुद्र तट से 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर एक छोटे से टापू पर स्थित हैं। तो ये बात हो गई कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो समुद्र तट से जब 6 मील मुंबई समुद्र तट के अंदर एक छोटे से टापू पर स्थित हैं। ठीक है, चलिए, कालक्रम के अनुसार आपको इन गुफाओं का क्या बताना है? सही अनुक्रम पहचानना है। ठीक है, तो भाजा गुफा, फिर उसके बाद काली गुफा, उसके बाद बादामी गुफा और फिर एलोरा गुफा। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में जान लेंगे। तब भाजा गुफा की, ठीक है, भाजा गुफा जो है वो कब की है? तो आपको अभी जो क्वेश्चन था वो कालक्रम के अनुसार आपको लगाना था। तो भाजा गुफा जो है वो प्रथम शताब्दी की है। कब की है? प्रथम शताब्दी की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला कि ये किस शताब्दी की है? प्रथम शताब्दी की ये गुफा है। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यह निर्विवाद रूप से चैत्य उपस्थानों में सबसे प्राचीन है। यानी अगर बात करें किसी विवाद के बिना तो ये चैत्य जो उपस्थान है उनमें सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। कौन सी? भाजा गुफा। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 80 फीट है। कितनी? इसकी जो लंबाई है इस गुफा की वो कितनी है? 80 फीट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई कि भाजा गुफा कब की है। तो इसका जो कालक्रम है यानी कि समय है इसका वो प्रथम शताब्दी माना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई कितनी है? 80 फीट है। ठीक है, ये बात हो गई भाजा गुफा की। नेक्स्ट जो गुफा है वो है कार्ले गुफा। कौन सी? कार्ले गुफा। अब इसका जो टाइम है वो है दूसरी शताब्दी। ठीक है, ये किस समय की है? दूसरी शताब्दी की ये गुफा मानी जाती है। और ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी पुणे, महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। और यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। कितनी? 4 गुफाएं। और हम कार्ले के प्राचीन नाम की बात करें तो कार्ले गुफा का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बालू राका है। क्या है? बालू राका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका टाइम पीरियड पता चल गया कि ये दूसरी शताब्दी की है। कहाँ पर स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। और जो कार्ले गुफा है इसका प्राचीन नाम क्या है? बालू राका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें बादामी गुफा की तो बादामी गुफा का जो समय है वो कब माना जाता है? 6ठी शताब्दी माना जाता है। ठीक है, 6ठी 7वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है,
छठी 7वीं शताब्दी माना जाता है। और ये कैसी है? ये चालुक्यकालीन गुफाएं, यानी चालुक्यों के समय की ये गुफा है। इसमें 4 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं बादामी गुफा में? 4 गुफाएं। और गुफा संख्या 1 जो है, ठीक है, कौन सी गुफा संख्या जो 1 है यहाँ, ये कैसी है? शैव गुफा है, ठीक है, शैव गुफा है। और गुफा संख्या जो 2 और 3 है, कौन सी? गुफा संख्या 2 और 3 की अगर बात करें तो ये किस धर्म की है? ये वैष्णव धर्म की है, ठीक है। और गुफा संख्या अगर 4 की बात करें तो गुफा संख्या जो 4 है ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको अगर हम बादामी गुफा की बात करें तो ये छठी और 7वीं शताब्दी की मानी जाती है, ठीक है। और ये कैसी? चालुक्यकालीन गुफा है, यानी चालुक्यों के समय की ये गुफा है। इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें 4 गुफाएं हैं। गुफा संख्या अगर चारों की हम बात करें तो जो गुफा संख्या 1 है वो किस धर्म से संबंधित है? शैव गुफा है, यानी शैव धर्म से, शैव गुफा है, ठीक। और दूसरी और तीसरी जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। और गुफा संख्या जो 4 है वो किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए एलोरा गुफा की अगर बात करें, एलोरा गुफा, तो एलोरा गुफा का जो समय है वो 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कब? 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और राष्ट्रकूट काल में बनाई गई थी। ये गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित। तो एलोरा गुफा 8वीं शताब्दी में बनाई गई, ठीक है। कब? 8वीं शताब्दी में ये बनाई गई थी, राष्ट्रकूट काल में बनाई गई थी। और ये गुफा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहाँ पर ये गुफा स्थित है। और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई थी और 34 गुफा मंदिरों का इसमें निर्माण किया गया था, ठीक है। मैंने ये बात अभी आपको बताई थी, जिसमें 12 बौद्ध धर्म की गुफाएं थी, यानी जो गुफा मंदिर हैं, ठीक है। मध्य में जो है वो 17 गुफा मंदिर हैं, वो किस धर्म से? हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। और 5 जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो आपको बताना है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह किस काल से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट काल से, चालुक्य काल से, मुगल काल से, या फिर विजयनगर से, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। अगर हम बात करें एलोरा की गुफा की तो ये किस काल से संबंधित है? ये राष्ट्रकूट काल से संबंधित है, ठीक है। एलोरा गुफा के निर्माण की बात करें तो आपने देखा ही किसने करवाया? राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया किसके शासनकाल में? राष्ट्रकूट जो राजवंश था उसके शासनकाल में एलोरा गुफा का निर्माण करवाया गया था। अब बात करें अगर एलोरा गुफा की स्थिति ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र के, कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है वहाँ पर कौन सी गुफाएं स्थित है? एलोरा गुफाएं स्थित है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसको हम वेरूल के नाम से भी जानते हैं, यानी एलोरा जो गुफा है इनको हम वेरूल के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक कैलाश मंदिर है, यानी एलोरा की गुफा में क्या है? यहाँ का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 756 से लेकर 773 के मध्य कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसका निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने करवाया था। एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका जो नाम है उसको, एलोरा गुफा को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वेरूल के नाम से जानते हैं। इसमें कैलाश मंदिर जो है वो किस गुफा में है? तो एलोरा में, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने करवाया था। कब? 756 से लेकर 773 ईस्वी के मध्य कराया था, ठीक है। अगर यहाँ पर तो एलोरा में कुल कितने? 1 से 12 जो है वो बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, ठीक है। 13 से 29 हिंदू धर्म की गुफाएं और 30 से लेकर 34 तक गुफाएं कितनी है? जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे? जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। तो कुल यहाँ पर कितनी? 12 बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हो गई, ठीक है। और जो 13 से लेकर 29 यानी 17 जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हो गई। और 30 से 34 जो हैं 5 गुफाएं यानी ये जैन धर्म से संबंधित हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 34 गुफा मंदिर हैं, ठीक है। एलोरा में कितने? 34, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। यानी विश्व प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है वो किस गुफा में स्थित है? एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। एलोरा की गुफा संख्या 32 को क्या कहा जाता है? तो इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एलोरा की जो गुफा संख्या 32 है इसको इंद्र सभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? सातवाहन और गुप्त काल से, चालुक्य काल से, मुगल काल से या फिर मौर्य काल से? तो अजंता की जो चित्रकला है वो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। किससे? सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की जो चित्रकला है वो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बात करें, अब यहाँ पर 3 शैलियों की बात होगी। ठीक है, अजंता गुफा में कितनी 3 शैलियाँ बताई गई हैं। किसने बताई हैं? तो इनको बताया है तिब्बती इतिहासकार हैं। कौन? एक तिब्बती इतिहासकार हैं जो जिनका नाम है लामा तारानाथ। क्या है? लामा तारानाथ। इन्होंने अजंता की जो गुफा चित्र हैं उनको 3 शैलियों में बांटा है। ठीक है, तो अजंता की जो गुफा चित्र हैं उनको 3 शैलियों में किसने बांटा है? जो तिब्बती इतिहासकार हैं लामा तारानाथ, उन्होंने। ठीक है, अब ये 3 शैलियाँ हैं कौन कौन सी? तो ये शैलियाँ हैं देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली। ठीक है, तो ये तीनों शैलियाँ इन जो तिब्बती इतिहासकार हैं लामा तारानाथ, इन्होंने अजंता की जो गुफा चित्र हैं उसको 3 शैलियों में बांटा है, देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। ठीक है, अजंता चित्रकला का मुख्य रूप से माध्यम क्या था? तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अजंता में जो चित्रकला की गई है उसका माध्यम क्या था? तो उसका माध्यम था टेम्परा। ठीक है, यदि विकल्प में टेम्परा नहीं है तो फिर क्या आप कर सकते हैं? फ्रेस्को तकनीक होगा। ठीक है, तो आप फ्रेस्को तकनीक को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चित्रकला का जो मुख्य रूप से माध्यम है वो क्या रहा है? टेम्परा रहा है। और यदि इनमें से अगर ये टेम्परा नहीं दे रखा है तो आप फ्रेस्को तकनीक लगा सकते हैं। ठीक है, अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का जो प्रयोग है वो सर्वाधिक किया गया है। तो अजंता से जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं, आप जानते हैं कि भित्ति चित्र हैं। कहाँ पर? कैसे चित्र हैं? भित्ति चित्र हैं, और इन पर खनिज रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग, अजंता में कैसा जो नीला रंग प्रयोग किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं? लैपिस लाजुली कहते हैं। ये जो रंग है मुख्य रूप से ईरान, फारस में से मंगाया जाता था, तत्पश्चात बदख्शां, अफगानिस्तान से। तो अब अजंता में जो नीला रंग लगाया गया है भित्ति चित्रों में, जिसे हम लैपिस लाजुली कहते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बन जाता है कि जो नीला रंग है उसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो लैपिस लाजुली कहा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ से? ईरान, फारस से मंगाया जाता था। और अगर उसके बाद अगर बात करें ईरान, फारस से नहीं, उसके अलावा कहाँ से मंगाया जाता था? तो बदख्शां, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता गुफा में प्रयुक्त पीला रंग जो है उस जिसे संखिया के भस्म से बनाया जाता था। किससे? संखिया जो होती है उसके भस्म से इसे बनाया जाता था। ठीक है, तो अजंता में जो पीला रंग है उसे किससे? संखिया के भस्म से बनाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलिफेंटा गुफाओं। ठीक है, एलिफेंटा जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो ये गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, इनको लगभग कब बनाया गया था ये बताना है आपको। ठीक है, तो 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच, 1वीं से 3वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, या फिर 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य एलिफेंटा जो गुफाएं हैं इनको बनाया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानेंगे। तो एलिफेंटा गुफाओं का जो निर्माण है आपको याद रखना है कब कराया गया? 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ? ठीक है, तो 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य हुआ। किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों के जो सामंत शिलाहारों ने करवाया था। यानी जो राष्ट्रकूट थे उनके जो सामंत शिलाहार थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, एलिफेंटा जो गुफा है कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुंबई का जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितनी गुफाएं हैं? तो कुल 7 गुफाएं। कितनी? 7 गुफाएं एलिफेंटा गुफा में हैं। ठीक है, एलिफेंटा गुफा की जो त्रिमूर्ति है वो 20 फीट और 6.1 मीटर ऊंची है। ठीक है, चलिए त्रिमूर्ति आपने देखा कि किसकी थी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की थी। ठीक है, चलिए विख्यात जो महेश मूर्ति है, यानी एलिफेंटा गुफा में जो महेश मूर्ति है उसे रॉक कट एलिफेंटा में स्थित है। ठीक है, महेश मूर्ति किस में स्थित है? रॉक कट एलिफेंटा में स्थित है। एलिफेंटा का जो प्राचीन नाम है ये आपको याद रखना है, धारापुरी। ठीक है, तो एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या है? धारापुरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बादामी गुफा मंदिर
किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि जो बादामी गुफा मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। चलिए इसके बारे में अब देखेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर बात हो रही है बादामी गुफा की, जो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। कहाँ पर? जो कर्नाटक का बागलकोट जिला है वहाँ पर कौन सी गुफाएं स्थित है? बादामी गुफा मंदिर स्थित है। ठीक है, पहले जो बादामी गुफा मंदिर है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित है। किस जिले में पहले स्थित है? तो बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, और अब कहाँ पर है? तो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी खोज कब हुई। तो इनकी जो खोज है वो 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। और किसने की थी? स्टेला क्रैम्ब्रस ने की थी। किसने? बादामी गुफा की खोज की थी। ठीक है, और बादामी के जो भित्ति चित्र हैं उनको सर्वप्रथम जो प्रतिलिपि है वो किसने बनाई थी? जे.एम. अहिवासी ने तैयार की थी। ठीक है, तो इनकी जो सबसे पहली प्रतिलिपि वो किसने बनाई थी? जे.एम. अहिवासी ने तैयार की थी। गुफा संख्या 1 में नटराज शिव की प्रतिमा है। ठीक है, तो बादामी गुफा की जो गुफा संख्या 1 है उसमें नटराज शिव की प्रतिमा है। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, पहला आपसे पूछा जा सकता है कि बादामी गुफा मंदिर है कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो बागलकोट जिले में स्थित है। अगर पहले की बात कर दें तो बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी जो खोज है वो कब हुई? तो इसकी जो खोज है 1924 में हुई थी। और किसने करी थी? स्टेला क्रैम्ब्रस ने की थी। ठीक है, इसके जो भित्ति चित्र हैं उनको सर्वप्रथम जो प्रतिलिपि है वो किसने बनाई थी? जे.एम. अहिवासी ने बनाई थी। और जो गुफा संख्या 1 है उसमें नटराज शिव की जो प्रतिमा है वो बादामी गुफा में नटराज शिव की जो प्रतिमा है वो किसमें है? गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्ति चित्र जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बादामी गुफा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बादामी गुफा की जो गुफाएं हैं इसमें किस किस धर्म से संबंधित हैं? तो अभी आपने अगर हम बात करें तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से और जैन धर्म से संबंधित है। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 4 गुफाएं। कितनी? 4 गुफाएं हैं। ठीक है, पहली गुफा जो है वो किससे? शैव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली गुफा किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। दूसरी और तीसरी गुफा जो है वो किससे? वैष्णव धर्म से संबंधित है। और जो चौथी गुफा है वो किससे? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें शिव विवाह से संबंधित चित्र जो हैं वो कहाँ से हमें मिले हैं? बादामी गुफा में मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर सित्तनवासल गुफा की। तो कहाँ पर स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु के पदुकोट्टाई जिला में स्थित है। ठीक है, सित्तनवासल जो गुफाएं हैं इनका जो निर्माण है वो कब किया गया है? तो इनका जो निर्माण है वो 700 से 900 ईस्वी के मध्य किया गया है। ठीक है, 700 से 900 ईस्वी के मध्य किया गया है। और किसके द्वारा? तो पांड्य राजाओं ने करवाया था। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो सित्तनवासल गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सित्तनवासल गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के पदुकोट्टाई जिले में स्थित है। इसका जो समय है यानी निर्माण का जो समय है वो 700 से लेकर 900 ईस्वी के मध्य माना जाता है। किनके द्वारा? जो पांड्य राजा थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब इस बात करेंगे सित्तनवासल गुफा मंदिर जो है वो चट्टान काटकर बनाए गए हैं। ठीक है, कैसे बनाए गए? चट्टानों को काटकर इन मंदिरों का निर्माण किया गया। इनका जो विषय है वो जैन व जैनेतर है। ठीक है, सित्तनवासल जो गुफाएं हैं आपने देखा जैन धर्म से संबंधित है, तो विषय जो है वो जैन व जैनेतर है, जो पूर्णतः लौकिक है। कैसा है? पूर्णतः लौकिक है। बदरंग पीले व बदरंग हरे या फिर चारू योग सरोवर के आलेखन में किया गया। यानी जो ये सित्तनवासल जो गुफाएं हैं इनका जो अगर बात करें रंग की तो बदरंग पीला रंग या फिर बदरंग हरे रंग या फिर चारू योग सरोवर के आलेखन जो है उनका प्रयोग किया गया है। किसमें? सित्तनवासल गुफा में। ठीक है, सित्तनवासल जो गुफा है इसके खंभों के ऊपरी भाग में 2 अप्सराओं के लोक विश्रुत चित्र हैं। यानी जो सित्तनवासल गुफा है इसमें जो खंभे हैं उनके ऊपरी भाग में कैसे 2 अप्सराएं जो हैं उनका लोक विश्रुत चित्र बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। आपको वो चीज़ बतानी है जो जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। मानव आकृतियाँ, मछली, हाथी या नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य।
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि नारियल के पेड़ के साथ जो प्राकृतिक दृश्य है वो जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। चलिए अब देखेंगे जोगीमारा गुफा के बारे में थोड़ा सा। तो जोगीमारा जो गुफा है इसमें नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य का चित्रण नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जोगीमारा गुफा चित्रों का हिस्सा है क्या क्या। तो मानव आकृतियाँ हैं, वो मछली और हाथी, ये सारे जोगीमारा गुफा चित्रों का हिस्सा है। अब चलिए उन यहाँ के जो चित्र हैं उनको देख लेते हैं। और चित्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी गुफा के। ठीक है, चलिए तो चित्रों में अगर बात करें तो जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति है। ठीक है, कुछ व्यक्ति जो हैं वो पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए दिखाए गए। लाल लिली या फिर कुमुदनी पुष्प पर युगल नृत्य करते हुए दिखाया गया है। जोगीमारा में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। ठीक है, एक लेटी स्त्री संभवतः जो नर्तकी है उसको चित्रित किया गया है। और प्राचीन ढंग के जो रथ हैं वो चित्रित किए गए हैं। और ग्रीक के समान जो भवन है वो चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए तो अजंता भित्ति चित्रों से जो पहले अजंता की जो भित्ति चित्र थे इनसे भी पहले जो है जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रण किया गया था। ठीक है, सुतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ पर किया गया? जोगीमारा गुफा में किया गया। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि सुतनुका और देवदीन के जो प्रेम प्रसंग है इसका जो चित्रण है वो किस गुफा में किया गया था? तो जोगीमारा गुफा में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो आपको बताना है जो अजंता की चित्रकला है वो क्या बताती है। महाभारत, पंचतंत्र, रामायण या फिर बौद्ध की जातक कहानियाँ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध की जातक की कहानियाँ। ठीक है, बौद्ध जातक कहानियाँ बताती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। हमें अगर बात करें अजंता की गुफा में तो इसमें बुद्ध के उपदेश और बुद्ध के जो जन्म जन्मांतर की जीवन कथाएं हैं उनका या फिर इन्हीं को हम क्या कहते हैं जातक कथाओं के अंतर्गत चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका चित्रण किया गया है अजंता गुफा में? बुद्ध के जो उपदेश या बुद्ध की जो जन्म जन्मांतर की जीवन कथाएं यानी जो जातक कथाएं उनका चित्रण किया गया है। ठीक है, आलंकारिक अगर आलेखनों को छोड़कर अगर बात करें तो अजंता जो है वो बौद्ध धर्म का केंद्र था। किसका? बौद्ध धर्म का। अजंता के जो चित्र हैं उनमें नारी लज्जा, ममता, वात्सल्य व विनय के प्रतीक स्वरूप चित्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट है बुद्ध की अगर बात करें तो 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया बिहार में निर्मित की गई और किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। ठीक है, तो बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो है वो कहाँ पर निर्मित की गई है? बोध गया बिहार में निर्मित की गई और किसके द्वारा की गई है? जो जापानियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? कमल सरोवर की, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की या फिर बुद्ध की? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल सरोवर की। यानी सित्तनवासल गुफाएं जो हैं उसकी छत पर हमें कमल सरोवर की छवियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए सित्तनवासल गुफा जो है इसके जो बरामदे की छत है, ठीक है, सित्तनवासल जो गुफा है इसका जो बरामदा है उसकी छत पर एक कमल वन का आलेखन है। ठीक है, इसी भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य भी है। ठीक है, जिसमें कमल पुष्प खिले हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि ये बरामदे की जो छत पर जो बना है वो एक कमल वन का आलेखन है और ये जो भित्ति चित्र है इसी में एक सरोवर का दृश्य भी है और जिसमें कमल पुष्प खिलते हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सित्तनवासल गुफा के चित्र की। तो मीन, मकर, कच्छप जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए गए हैं। इसमें भैंस और पक्षियों के समुदाय भी दिखाए गए हैं सित्तनवासल गुफा के चित्रों में। 3 दिव्य पुरुष को फूल तोड़ते दर्शाया गया है और छत पर चित्रित किया गया है इनको। ठीक है, यहाँ पर सित्तनवासल गुफा की छत पर इन चित्रों को चित्रित किया गया है। ठीक है, खंभों के ऊपरी भाग में 2 अप्सराओं के लोग विस्तृत चित्र हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये जो 2 अप्सराएं ये क्या है? नृत्य रथ अप्सराएं हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो सित्तनवासल गुफा में अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र अंकित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्धनारीश्वर का। ये कहाँ पर? सित्तनवासल गुफा में ये चित्र अंकित है। ठीक है, जिसमें क्या दिखाया गया? जिसमें जो भगवान शिव हैं अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाए गए और करुणा और शांत रस में डूबे प्रदर्शित किए गए। और इसमें एक राजा का चित्र, एक गंधर्व का चित्र और एक गंधर्व हाथ में कमल चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए सित्तनवासल गुफा चित्रों में जो है 2.25 चश्म चेहरों का अंकन है। ठीक है, और ये पल्लवकालीन युग की देन मानी जाती है। ठीक है, चित्रों के विषय जो हैं वो जैन व जैनेतर हैं और वर्ण विधान जो है वो उत्तम श्रेणी का है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो सित्तनवासल गुफा जो चित्रों में 2.25 चश्म चेहरे का अंकन किया गया। ये किस काल के हैं? तो ये पल्लवकालीन युग की देन मानी जाती है गुफा। ठीक है, और ये इसके जो चित्र हैं उनका विषय क्या है? तो जैन व जैनेतर है
और वर्ण विधान उत्तम श्रेणी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। आदिनाथ जैन तीर्थंकर, विष्णु सांप पर सो रहे हैं और बोधिसत्व पद्माड़ी। ठीक है, तो इनमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बादामी जो गुफा संख्या 4 है उसमें आदिनाथ जैन तीर्थंकर की छवि दर्शाई गई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर की जो छवियां हैं बादामी के गुफा संख्या 4 चित्रित की गई हैं। बादामी गुफा में अन्य पैनल में खंडित चित्र बचे हैं, यानी उसके और जो गुफा के अन्य पैनल हैं उनमें खंडित चित्र बचे हुए हैं, यानी टूटे हुए चित्र मिले हैं। ठीक है, खंडित यानी बिगड़े हुए चित्र यहाँ से हमें मिले हैं। इसमें आकाशधारी विद्याधर, बिरही रमणी, शिव पार्वती के अनेक प्रसंग चित्रित हैं। ठीक है, बादामी गुफा के चित्रों की जो प्रतिक्रिया ये JL अहिवासी ने ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर बनाई थी। ठीक है, जिसने JL अहिवासी ने कब बनवाई? ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर बनवाई थी। ठीक है, इतिहासकार जो पर्सी ब्राउन हैं इन्होंने बादामी गुफाओं के जो विषय में लिखा है कि बादामी गुफाओं के भीतर आकार उसके वैभव को देखकर तो जो मानव है वो चकित हुए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि जो पर्सी ब्राउन हैं इन्होंने कहा है कि जो यहाँ के गुफाओं का विषय है वो बादामी गुफाओं के भीतर आकार और वैभव जो अगर आप जाते हैं उसको देखते हैं तो उसको चकित हुए बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर बात करें बादामी गुफा की खोज, तो इसकी जो खोज है वो स्टेला क्रैम्ब्रिस ने की थी। किसने की थी? स्टेला क्रैम्ब्रिस ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। ठीक है, आपको बताना है कि अजंता गुफा संख्या जो 1 है उसका कौन सा चित्र है? बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, या फिर वज्रपाणी, या फिर रागा और रागिनी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वज्रपाणी। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप थोड़ा जानेंगे। तो अजंता गुफा संख्या 1 जो है इसका प्रसिद्ध चित्र है वज्रपाणी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अजंता की जो गुफा संख्या 1 है इसका जो प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? वज्रपाणी है। ठीक है, और इस अगर हम बात करें अजंता गुफा संख्या 1 की तो इसमें और कौन से चित्र हैं? ठीक है, तो आपको याद रखने हैं शिवी जातक की कथा। ठीक है, किसकी? शिवी जातक की कथा, वज्रपाणी, पद्मपाणी बोधिसत्व, मार विजय, नागराज शंखपाल, नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, नृत्य वादन या बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। तो ये हो गए कुछ चित्र जो गुफा संख्या 1 के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर और बात करें तो छतों में कमल व हंसों के अलंकरण किए गए हैं अजंता की। ठीक है, और प्रेमी युगल के अप्रतिम चित्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ईरानी दैत्य का और काली राजकुमारी का चित्रण भी अजंता में किया गया है। एक कला विद्वान है उनका कथन है कि सिस्टाइन पूजा गृह में विंची द्वारा जो निर्मित किया गया अंतिम भोज चित्र है। ठीक है, तो सिस्टाइन पूजा गृह जो है उसमें विंची के द्वारा जो अंतिम भोज चित्र निर्मित किया गया है उसमें ईशा की जो आकृति है जिस भव्यता और आत्मत्याग के साथ विश्व कल्याण की भावना प्रकट करती ठीक वही प्रभाव जो है बोधि सत्व पद्माणी के चित्र का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र हमें प्राप्त हुआ है बोधि सत्व पद्माणी का उसको ऐसा माना जाता है कि जो हमें सिस्टाइन पूजा गृह में अंतिम भोज चित्र प्राप्त हो उसमें जो ईशा की आकृति है और यहाँ पर बोधि सत्व पद्माणी का जो आकृति है उसमें जो भव्यता और आत्मत्याग के साथ विश्व कल्याण की भावना प्रकट होती है, ठीक वही भावना हमें यहाँ पर बोधिसत्व पद्माणी के चित्र से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्माणी बोधिसत्व स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया, तो ये स्थित है अजंता गुफाओं में। कहाँ पर? अजंता गुफाओं में स्थित है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो अजंता गुफा संख्या 1 का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? पद्माणी बोधिसत्व है। ठीक है, इसके अगर और इसके चित्रों की बात करें समय कब बने हैं ये चित्र, तो ये बने हैं 500 ईस्वी से लेकर 625 ईस्वी के मध्य ये चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, इनमें कुछ चित्र जो हैं वो वाकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों और कुछ चित्र जो हैं वो चालुक्य राजाओं के समय में बनाए गए हैं। ठीक है, तो अजंता गुफा संख्या 1 के जो चित्र हैं वो 500 से लेकर ईस्वी के मध्य बनाए गए हैं। इनमें से कुछ जो चित्र हैं वो वाकाटक जो साम्राज्य उसका जो अंतिम वर्ष चल रहे थे उनमें बनाए गए हैं। कुछ चित्र जो हैं वो चालुक्य राजाओं के समय बनाए गए हैं। ठीक है, डॉक्टर R.A. अग्रवाल जो हैं इन्होंने अपनी पुस्तक जो है कला विलास या फिर भारतीय चित्रकला की विवेचना में गुफा संख्या 1 का समय जो है 475 से 500 ईस्वी के मध्य बताया है। ठीक है, तो डॉक्टर R.A. अग्रवाल जो है इनकी पुस्तक है कला विलास। ठीक है, और इसमें भारतीय चित्रकला का विवेचन गुफा संख्या 1 का जो समय है वो 475 से लेकर 500 ईस्वी के मध्य बताया गया है। ठीक है,
गुफा संख्या 1 जो है वो उसमें विशाल गुफा है, ठीक है। सहायता से 14 कोठरियाँ इसमें बनाई गई हैं और ये विहार गुफा है, ठीक है। तो गुफा संख्या जो 1 है वह एक विशाल गुफा है। इसमें 64 फुट एवं 64 खंभों की सहायता से 14 कोठरियाँ बनी हैं और ये कैसी गुफा है? एक विहार गुफा है, ठीक है। चलिए, गुफा संख्या 1 के गर्भगृह में, यानी गुफा संख्या जो 1 है इसका जो गर्भगृह है इसमें 20 फीट चौड़े चबूतरे पर किसको? भगवान बुद्ध की जो धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा है उसमें विशाल प्रतिमा बनी हुई है, ठीक। किसकी? शिवी जातक की जो कथा है जो गुफा संख्या 1 में है और गुफा संख्या 17 में भी चित्रण है, लेकिन दोनों चित्रों की जो घटना है वो अलग अलग भाव में चित्रित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये स्थित हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ पर? तो एलोरा गुफा जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और अजंता गुफा से 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे 135 किलोमीटर दूरी पर कौन सी गुफाएं स्थित हैं? एलोरा गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। एलोरा गुफा का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल में हुआ था और एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम थे उन्होंने करवाया था। कब? 756 से लेकर 773 ईस्वी के मध्य कराया था। खड़ी चट्टानों को काट कर एलोरा में 34 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसमें 12 दक्षिणमुखी बौद्ध धर्म से, मध्य के 17 गुफाएं हिंदू धर्म की और उत्तर मुख में 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो एलोरा गुफा संख्या जो 15 है इसमें दशावतार मंदिर का निर्माण कराया गया है, ठीक है। और दंती दुर्ग द्वितीय के द्वारा इनके काल में इस गुफा का निर्माण कराया गया था। गुफा संख्या 15 का जो एलोरा गुफा की है, ठीक। अगर गुफा संख्या 14 में बात करें तो इसमें जो प्रमुख मूर्तियाँ हैं वो किस किस की हैं? तो इसमें प्रमुख मूर्ति हैं रावणानुग्रह, अंधकारी नरेश, उमा महेश्वर, नवगिरी, लक्ष्मी और भूदेवी से वेष्टित विष्णु, गणेश सहित महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, गज लक्ष्मी और गंगा यमुना की जो उल्लेखनीय मूर्ति हैं इसका निर्माण किया गया गुफा संख्या 14 में जो एलोरा गुफा की है, ठीक है। तो ये हो गए आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।